बिहार का जो चुनाव होगा वो नीतीश वर्सेस तेजस्वी ही लड़ा जाएगा। हम्म, और ये तो तय है कि आप नीतीश वर्सेस तेजस्वी ही चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें कोई दो मत राय नहीं है, क्योंकि इस समय उनको वहां से राज्य से निकाल के केंद्र में लाना इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए, और बीजेपी ऐसा चाहेगी भी नहीं कि उनको केंद्र के उसमें लाया जाए अब। क्योंकि सीधी लड़ाई। आपको याद होगा जब दो इससे पहले चुनाव में भी जब बात उठी थी कि इनको उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के लिए नामोनित किया जाएगा, तब भी बीजेपी ने अपने कदम पीछे हटा लिए थे। हम्म, ठीक है। क्या मुद्दा लगता है कि एक मुख्यमंत्री पद एक मुद्दा होगा या नहीं होगा, उस पर अगर बोले तो इस नहीं, चुनाव में? मेरे हिसाब से नीतीश जी खुद आना भी नहीं चाहेंगे उप मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री के लिए दिल्ली। ठीक है। अ, जयंत जी, इन्होंने तो बोल दिया कि मुद्दा मुख्यमंत्री पद का तो है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ से तो कोई पूरी क्लैरिटी है कि तेजस्वी जी को ही रखना है। वहां से भी मोर और लेस अभी अगर बात कर ले, किशोर जी ने भी जैसे अपने पक्ष को रखा, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे तरफ साइड से भी ऐसा कोई दिक्कत है, उन्होंने सीधे से खारिज कर दिया उस बयान को। चलिए हम मान लेते हैं मुख्यमंत्री पद का तो कोई मतलब चेहरा जो है वो एक मुद्दा नहीं है बिहार में, दोनों को रखा जाएगा, नीतीश वर्सेस तेजस्वी यादव। दोनों ने शासन भी किया हुआ है, दोनों की चीजों दिखी है लोगों को कि कैसे काम करने का तरीका है। फिर कौन से ऐसे मुद्दे होंगे इस बार बिहार चुनाव में जो कि आप देखते हैं कि सबसे मुख्य मुद्दा होगा लोगों के बीच में? अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, पलायन का, किसानों नहीं, की गिरती हालत का, और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, जिस तरह से लूट, जिस तरह से बलात्कार, ये सारी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है। और बिहार में अभी भी जो रेशियो होना चाहिए डॉक्टर का और मरीज का, WHO ने कोरोना के समय में भी कहा था कि प्रति 1,000 आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन उस समय भी 50,000 आबादी पर बिहार में एक डॉक्टर था। और इन सब हालात से निपटने के लिए तेजस्वी जी ने 1,35,000 के आसपास पब्लिक हेल्थ कैडर की नियुक्ति का रास्ता साफ किया था, लेकिन वो फाइल आज भी धूल फांक रही है। और जो नए मेडिकल कॉलेज 5 महागठबंधन की सरकार के दौरान जब तेज प्रताप जी मुख्य स्वास्थ्य मंत्री थे, उसको मंजूरी मिली, उसका निर्माण कार्यारंभ हुआ, उसकी हालत भी कोई बहुत ठीक नहीं है। तो आप नए बने अस्पतालों को जब तक डॉक्टर नहीं देंगे, उपकरण नहीं देंगे, तो उसके बनने या नहीं बनने का कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता है। वहां इलाज तो हो नहीं पा रहा है ठीक से। तो ये सारी बातें हैं, और हम लोग कभी भी बात बनाने में यकीन नहीं करते हैं। कहा जब 2020 के चुनाव में कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और ठोस नौकरी देंगे, तो उस वचन का पालन किया। 17 महीने के दौरान ही जो जो महकमे हम लोगों के पास थे, उनमें बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी देने की कोशिश हुई। और वेतन अलग अलग क्यों हो, जब एक ही काम कर रहे हैं। तो जो नियोजित शिक्षक थे, उनको भी 4-4.5 लाख के आसपास शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया। और बीपीएससी के जरिए परीक्षा लेकर हम लोगों ने बहाली के शिक्षकों की, जैसे 94 में लालू जी ने की थी 25,000 शिक्षकों की, ताकि गुणवत्ता भी बहाल रहे। तो हमारा यही है कि जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, युवती हैं, उनको पढ़ाई उनके लिए हो सके, दवाई हो सके, जो अस्वस्थ लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो जुल्म जिन पर ढाया जाता है, वैसे कमजोर, बेबस, लाचार लोगों की सुनवाई हो, किसानों की सिंचाई का समुचित प्रबंध हो, और गलत करने वालों पर कार्रवाई हो। इस तरह की सरकार के गठन के लिए हम कृत संकल्प हैं। और तेजस्वी जी ने कहा है कि हम उन स्त्रियों को, माताओं, बहनों को जो कमजोर हैं, उन सब के खाते में हम 2,500 रुपये डालेंगे, ताकि वो स्वरोजगार कर सकें। प्रति माह हम देने की बात कर रहे हैं। जो निःशक्त हैं, जो विकलांग है, उनके लिए हमने घोषणा की है। और इस तरह से आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका का जो मेहनताना है, वो उनका परिवार चलाने के लिए सक्षम नहीं है, तो उनके लिए भी वृद्धा पेंशन हम बढ़ाएंगे, जैसे पहले लालू जी ने बढ़ाया था। तो ये सब तो कुछ बातें हैं जो हर सरकार को करना ही चाहिए, यह न्यूनतम है। लेकिन हमारे यहाँ एक दूरदर्शिता के साथ हर कमिश्नरी में सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी का हॉस्पिटल हम खोल सकें, इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आज भी बिहार की मूल जो समस्या है वही है।
पढ़ाई ठीक से हो सके, सरकारी व्यवस्था को हम दुरुस्त कर सकें और चिकित्सा का समुचित प्रबंध हो और किसानी से जुड़े हुए लोगों को उनकी फसल का उचित दाम मिल जाए, ताकि वो किसानी के काम से अपने आप को दूर न करें। तो ये सब चीजें हम लोगों की नजर में है और हम लोगों का घोषणा पत्र जब आएगा आप देख लेंगे। और घोषणा पत्र को तो एकदम बाध्यकारी बना दिया जाना चाहिए कि आप जो कुछ बोल रहे हैं वो जुमलेबाजी नहीं हो, जैसा गृह मंत्री अमित शाह ने उस समय कह दिया, बल्कि अध्यक्ष थे भाजपा के, मोदी के वायदे को कहा वो तो जुमला था। ये नहीं होना चाहिए। पब्लिक लाइफ में आपकी बातों की अहमियत होनी चाहिए, चाहे आप सदन में बोल रहे हो या कोई पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हो। तो हम लोग जो कुछ भी वायदे के कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे। बस 5 साल की बात है, 5 साल तेजस्वी जी को आप मौका दें, जनता से हम यही कह रहे हैं। और हम आपको अतीत की गिनती नहीं कराएंगे कि फला समय में क्या था, तो चिलना क्या था, तो सूरज नहीं उगता था बिहार में 5 के पहले वगैरह वगैरह। आज भी एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि हमारे जो कार्यकाल में अपराध का दर था उससे कई गुना ज्यादा अभी बढ़ा। हमारे समय में जो दर्ज किए जाते थे 3 साल में अपराध के आंकड़े और कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो अभी आपको 1 साल में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये जी मैं जरा बहानेबाजी नहीं होगी। आपका बात का जवाब ले लूं। किशोर जी हमारे पास जुड़ चुके हैं। तो एक बार पहले वो जो असंवैधानिक उन्होंने बोला था कि सरकारी पूरी असंवैधानिक उन्होंने रख दिया था, उसका पहले जवाब दीजिए। बाकी जो इन्होंने बोला हुआ है आपके मुद्दे क्या होंगे? इस तरह की किसी भी मीटिंग की जानकारी मुझे नहीं है। मीटिंग 2 तरह से होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। देखना यह होगा कि औपचारिक मीटिंग थी या अनौपचारिक। रही बात परसेप्शन बिल्डिंग की, तो मीटिंग्स जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो तेजस्वी जी रहे, लालू जी रहे या फिर राजीव रंजन प्रसाद ललन सिंह जी रहे, उन्हें अधिकारियों से मिलने में कोई गुरेज की जरूरत नहीं है और इसे हाइप देने की भी जरूरत नहीं है। ये परिपाटी चलती रहनी चाहिए और चलता रहा है। दूसरी बात, ये इनकी मैं बातें सुन रहा था जिज्ञासु जी की, कई बातों पे ये चर्चा कर रहे थे, भविष्य के कई वायदे गिना रहे थे और अतीत की भी बात कर रहे थे, एनसीआरबी की डाटा वगैरह की बात कर रहे थे, नौकरी देने की बात कर रहे थे। तो जिज्ञासु साहब, आप गठबंधन में जरूर थे, नौकरियां दी गई, नौकरियां कार्मिक मंत्रालय के द्वारा दी गई, बीपीएससी के द्वारा दी गई, उस वक्त नौकरियां दी गई। लेकिन आप नौकरी का क्रेडिट अगर लेते हैं और दूसरी तरफ आप ही के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी सार्वजनिक मंच पे ये बोलते हैं कि अपराध इस दौर में बढ़ा, तो ये तो कंट्रोवर्शियल हो गया ना, आपस में कंट्रोवर्शियल हो गया कि एक तरफ जो अच्छी बातें हैं उसका आप क्रेडिट लेने का कोशिश कर रहे हैं और आपकी नजर में जो गलत बातें हैं उससे आप पीछे छुड़ाना चाहते हैं। जबकि सच है कि 2022 के बाद एनसीआरबी का डेटा ही नहीं आया। तो आप 22 से 25 के बीच का जो डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या वो डेटा कैलकुलेटिव मोड पे है या आपने किसी और सोर्स से डेटा उठाया है? मैंने 22 से 25 की बात नहीं की है। मैंने नीतीश जी के मोटा मोटी कार्यकाल की बात की है। नहीं, मोटा मोटी नहीं, पिछले आपने नीतीश जी के टोटल 20 साल के कार्यकाल की बात करी है। 20 में 15 साल एनडीए के साथ हो रहे हैं। वो वीडियो मेरे पास है, मैं वीडियो आपको शेयर कर सकता हूँ, जिसमें तेजस्वी जी ने 20 साल के कार्यकाल की बात करी है, जबकि अभी नीतीश जी का टोटल कार्यकाल अगर मुख्यमंत्री के तौर पे भी देखा जाए तो 19 साल भी क्रॉस नहीं किया। बीच के 9 महीना वो नहीं थे और फिर देखा जाए तो अभी चल रहा है, जबकि 2005 के नवंबर में जाके वो सीएम बनते हैं। तो आप कई कंट्रोवर्शियल कंसेप्ट को तो खुद बना रहे हैं, तो इसका भी जवाब आपको देना चाहिए। जी, इनसे बात करते हैं। इसमें एक चीज और कर दीजिएगा, सबसे मैं जो क्लैरिटी चाहूंगा, इन्होंने अपने मुद्दे रखे, बोला कि बेरोजगारी और पलायन और कई सारी चीजें उन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में थी सबको रखा है। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या होगा जब आप चुनाव में जाएंगे? जो एनडीए है वो किन मुद्दे को लेकर के वहां पे जनता के पास जाएगी और उसकी स्वीकारता आपको कितनी लगती है? देखिए, जहां तक पलायन की बात कर रहा है, मैं इनके एक एक मुद्दे पे एक एक इनकी घोषणा पत्र पे ही बात कर लेता हूँ और मैं अपना हमारा जो विजन है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। ये पलायन की बात करते हैं। अगर देखा जाए तो पूरे देश में सबसे ज्यादा रेमिटीज इनफ्लो केरला के पास है, तकरीबन 2 लाख करोड़ का, जो केरला को अलग अलग देश से वहां के नागरिक अर्जित करके भेजते हैं। बिहार का रेमिटीज इनफ्लो 1 लाख करोड़ के आसपास है।
तो पलायन आप किस स्वरूप में इसको देखते हैं? क्या पैसा कमाना पलायन का स्वरूप है या किस रूप में पलायन देखते हैं? और चूंकि आप आरजेडी से हैं तो मैं कांग्रेस या अन्य दल के डेटा को कोट नहीं करूंगा आपके साथ, लेकिन पलायन का डेटा अगर आप देखते हैं तो राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या बगल में झारखंड में आप शायद सरकार में है, तो झारखंड के डेटा को आप उठा के देखेंगे तो आपको वहां का पलायन भी समझ में आ जाएगा कि वहां पे पलायन का क्या लेवल है। तो देखिए, ये तेजस्वी जी या जिज्ञासु साहब इमोशनल बातें कर रहे हैं, फैक्चुअल बातें इनके पास नहीं है। ना 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 फैक्चुअल नहीं, आप सुन लीजिए, मैं आपको सुन रहा था शांति से और सुनूंगा, जब आप बोलेंगे मैं आपकी बात को सुनूंगा। तो जब फैक्चुअल डेटा की आप बात करेंगे तो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है। हमारे पास विजन है, हमारा विजन है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, आधारभूत संरचना को हम अधिक से अधिक डेवलप करेंगे, लगातार करते रहें, इसको और बढ़ाएंगे। जो कौशल विकास या अन्य चीजों जिससे कि हम एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे सके, उन चीजों को हम लोग करेंगे जैसा करते आ रहे हैं जी। क्विक कमेंट पहले जयंत जी से ले लेते हैं। क्या इन्होंने पहला चीज जो सबसे मुद्दे की बात बोली कि जब आप दोनों का कोलैबोरेशन था तो अच्छी चीजें तो आपने रख ली, जो बुरी चीजें इनके पाले में सारी डाल दी आपने। और डेटा की बात करें तो इस पे क्विक कमेंट कीजिए फिर रजनीश जी। मैं तो ये